Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 11. Chapter 51 अचानक से शादी। ट्रक उनसे कुछ ही इंच दूर था। तभी नैना पूरी ताकत से अयान का नाम चिल्लाती है और स्टीयरिंग व्हील को मोड़ देती है। और अभी अयान होश में आता है और जल्दी से ब्रेक लगाता क्योंकि सामने एक पेड़ था जिससे वो टकराने वाले थे। अयान को होश आता है और नैना को तरफ देखता है और उसका सीट बेल्ट खोल उसे अपनी गोद में लेकर उसे कसकर गले लगा लेता है। नैना भी उसे समझ रही थी इसलिए बिना कुछ बोले सिर्फ अयान की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगी। क्योंकि उसकी तेज बढ़ी हुई धड़कन नैना साफ महसूस कर रही थी क्योंकि उसका सिर अयान के चेस्ट के पास था। जब नैना को लगता है अयान नॉर्मल हो चुका है तो नौटंकी करते हुए, आयु अब नानू को छोड़ो भी मुझे या ऐसे ही दबाकर मारना है। फिर वो न्यूज़ वाली दीदी क्या दिखाएगी, एक लड़की की मौत गले लगने से हुई। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी बेतुकी बात सुन अयान उसे घूरता है, जिसे देख नैना अपने दांत दिखा देती है। फिर जैसे ही वो वापस अपनी सीट पर जाने वाली थी, अयान उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए, ऐसे ही बैठी रहो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो कार स्टार्ट कर एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए घर पहुंच जाता है। नैना अयान को कार ड्राइव करते हुए देख रही थी, वो नॉर्मल था या सिर्फ नॉर्मल होने का बिहेव कर रहा था, अंदर तो उसके तूफान उमड़ रहा है। घर पहुंच अयान आज ऑफिस जाने की घर घर जाकर नैना के साथ लंच पर अपने स्टडी में चला जाता है। वही नैना अपने रूम में आकर N01 से बात करती है और फिर अपने दूसरे रोबोट से बात करती है। फिर अपनी कॉलेज की बुक खोल बैठ जाती है। अयान अपनी स्टडी से बाहर डिनर के वक्त ही आता है और डिनर कर वो डायरेक्ट नैना को अपने रूम में लेकर जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सुला देता है। पर उसकी खुद की आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। वो कुछ सोच रहा था। करीब आधी रात को वो एक गहरी नज़र से नैना के मासूम चेहरे को देखता है, जो इस समय हर चीज से बेखबर सुकून की नींद सो रही थी। फिर वो अपना फोन उठा किसी को एक मैसेज करता है और फिर नैना को अपनी बाहों में और कसकर पकड़ उसके चेहरे को एक तक देखता है और उसे देखते हुए ही न जाने रात के किस पहर में उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह नैना अंगड़ाई लेती है और उठ आसपास देखती है और फिर टाइम जिसमें 8 बज रहे थे, ये देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और जल्दी उठ शावर लेकर बाहर आती है और देखती है अयान अब तक रूम में नहीं आया था, इसलिए वो अपने बाल खुले ही रख अपने बैग के साथ नीचे आती है। समर, सुशांत और प्रिंस भी तैयार होकर नीचे आ चुके थे, पर हॉल का नक्शा ही बदल हुआ था। सारे सर्वेंट्स काम जल्दी जल्दी कर रहे थे, साथ में कुछ सर्वेंट्स घर डेकोरेट कर रहे थे। हॉल देख ऐसा लग रहा था किसी फेस्टिवल या शादी पार्टी की तैयारी हो रही हो। नैना एक सर्वेंट से पूछती है, ये सब क्या है? घर को क्यों सजा रहे हो? आज कोई फेस्टिवल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। समर आगे कहता है, और न ही किसी का बर्थडे है। फिर ये डेकोरेशन क्यों? उद्धरण चिन्ह। सुशांत भी ऐसा ही सवाल पूछता है। वो सर्वेंट कुछ कहता तभी अयान अपना फोन पॉकेट में रखते हुए वहां आकर, आज घर में शादी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन चारों एक साथ, क्या? किसकी? उद्धरण चिन्ह। मेरी और प्रिंसेस की। अयान ये बोल डायरेक्ट अपने स्टडी में चला जाता है। नैना जल्दी से उसके पीछे पीछे स्टडी में जाती है और कहती है, आयु अचानक शादी क्यों? उद्धरण चिन्ह। अयान उसे अपने पास बिठाकर, प्रिंसेस जब दो लोग प्यार करते हैं तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुमने शौर्य स्नोफी की भी करवाई ना? उन्हें कितना कहती थी तुम समाज क्या कहेगा? लेकिन आयु नानू को शादी से प्रॉब्लम नहीं है, पर नानू चाहती है मैं उसकी शादी में प्री वेडिंग शूट हो। आयु मुझे ड्रीमी वे में प्रपोज करो, फिर हमारी सगाई हो, हल्दी मेहंदी, संगीत में हम साथ में डांस करें, रोज नए नए लहंगे पहनने हैं नानू को और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। फिर बाद में हनीमून पर भी जाना नानू। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसेस हम ये सब करेंगे लेकिन तुम्हारी MBA कंप्लीट होने के बाद। अयान उसे समझाते हुए। पर नैना कहा हार मानती वो एक नए बहाने के साथ, आयु आइए स्नोफी और शौर्य भी यहाँ नहीं है। उनके बिना शादी कैसे? उद्धरण चिन्ह। बेबी वो वीडियो कॉल पे रहेंगे हमारे साथ। अयान के पास नैना के हर बहाने का जवाब था और स्नोफी और शौर्य को नैना ने हनीमून पर भेज दिया है। नैना उसे बहुत समझाती है, पर अयान के पास उसकी हर बात का जवाब था। नैना अब उससे रूठ जाती है, इसलिए नहीं कि उसकी शादी अयान से हो रही है, बल्कि इसलिए कि उसकी अपनी शादी को लेकर बहुत सपने थे। वो पैर पटक वहां से चली जाती है।
वो जैसे ही अपने रूम में आती है, तभी अंशुल, अंशी और सोना उसके रूम में आते हैं। नैना अंशी को गले लगाकर, अंशी तुम्हें पता है आयु बहुत गंदे है। वो मुझे आज ही शादी करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अंशी उसके चेहरे को हाथ में लेकर, क्या तुम असर से शादी नहीं करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा नहीं है। नानू आयु से शादी करना चाहती है। पर नानू के बहुत सारे सपने थे शादी को लेकर, पर आयु ने तोड़ दिया सब। नैना पाउट कर कहती है। अंशी उसके गाल खींच, डॉल इस जल्दबाजी के पीछे भी कोई वजह होगी। अब अपना मूड ठीक करो। हम तुम्हें मेहंदी लगा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना अपने हाथ आगे करती है। सर्वेंट्स मेहंदी से कोन लेकर आती है। सोना और अंशी मिलकर नैना की हथेली पर सिंपल मेहंदी निकलते हैं। क्योंकि नैना को सिंपल और छोटी सी मेहंदी ही चाहिए थी। फिर अंशी और सोना ही उसे लंच करवाते हैं। दोपहर होने वाली थी, तभी कुछ सर्वेंट्स और मेकअप आर्टिस्ट अंदर आते हैं। सर्वेंट्स शादी का जोड़ा नैना को देते हैं। नैना शावर लेकर अपना मेकअप करने लगती है। वही वो तीनों भी तैयार होने लगते हैं। अब शादी में उन्हें भी तैयार तो होना ही था। वही रावत मैंशन में सूर्या जैसे ही घर आया था, उसकी मम्मी उसे अपने साथ बुलाती है। सूर्या उनके पास जाकर बैठता है। सूर्या की मम्मी उससे, बेटा अयान आज शादी कर रहा है। उसने हम इनवाइट किया है तो जल्दी तैयार हो जाओ, हम निकालना है। उद्धरण चिन्ह। अपने मम्मी के बात सुन सूर्या को अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। कल के हॉट ब्रेक से वो उभरा भी नहीं था, आज उसे एक और झटका मिल गया। उसका आइडल उसका भाई नैना से ही अब शादी करने जा रहा है। अब अयान उसका भाई कैसे, ये जानते हैं। सूर्या के और अयान के पेरेंट्स कॉलेज फ्रेंड्स है। अयान सूर्या के पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और इसीलिए अयान ने उन्हें शादी का इनविटेशन दिया है। वो अपनी मम्मी से बिना कुछ कहे रूम में जाने लगता है। उसकी मॉम पीछे से, बेटा टाइम पे तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। पर सूर्या बिना सुने अपने रूम में जाता है। उसका प्यार अब उसकी भाभी बनने वाली थी। सूर्या अब अपने दिल पर पत्थर रख तैयार होता है और अपने पेरेंट्स के साथ लोट्स विला के लिए निकल जाता है। लोट्स विला को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। लोट्स विला था ही इतना सुंदर ही कोई भी उसे देख उसमें खो ही जाता है। वही नैना अब तैयार थी। मिनिमम मेकअप, बालों की बीच की मांग निकल जुड़ा बंधा हुआ था। एमरल्ड का नेकलेस, ईयरिंग, मांग टीका। उसने पिंक लहंगा पहना था जिस पर सिल्वर और रियल डायमंड्स का वर्क था। हाथों में चूड़ियों के साथ कलीरे। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। और किसी महान इंसान ने ये भी कहा था कि लड़कियां अपने शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लगती है। शादी के जोड़े में उसका रूप अलग ही तरीके से निखर कर बाहर आता है। हॉल में ही मंडप बना हुआ था, जिसमें अभी अयान गोल्डन शेरवानी पहने बैठा था। तभी गाना बजने लगता है। आज सजे या एवे सारा सहर, आज हो गया वे रब दी मेहर, आखियां छोड़ डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तो सजना वे। आखियां छोड़ डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तो सजना वे। सुशांत, समर, अंशुल और रोबिन फूलों की चादर में नैना को लेकर रूम से मंडप के कुछ दूर तक लाते हैं। फिर अंशी और सोना उसके दोनों हाथ पकड़ मंडप तक लेकर आती है। और मंडप के पास पहुंच अयान खुद उठा उसका हाथ पकड़ मंडप में अपने पास बिठाता। वही सूर्या भी नैना को दुल्हन के जोड़े में देख हैरान था। वो लग ही रही इतनी सुंदर थी, पर आज अभी से ही वो किसी और की होने वाली थी। सबसे पहले वरलामा की बारी आती है। अयान जैसे ही नैना को वरमाला पहनाता, सुशांत और समर आकर नैना को ऊपर उठा लेते हैं। पर अयान हल्की सी जंप कर ही नैना को वरमाला पहना देता है। नैना दोनों की तरफ पाउट कर देखती है। दोनों नामें सिर हिलाकर नैना को नीचे उतार देते हैं। अब नैना हाथों में वरमाला लेती है। पर अयान उससे हाइट में बहुत बड़ा था। वो थोड़ी ऐसे ही उसे वरमाला पहना सकती थी। अयान भी ये समझ जाता है। और आज वो पहली बार किसी से सामने झुक जाता है। नैना उसे झुकते देख खुश होकर वरमाला पहना देती है। पर वहाँ जितने भी लोग थे, हैरान रह जाते हैं अयान को किसी के सामने पहली बार झुकते देख, और इसी हैरानी की वो ताली बजाना भूल जाते हैं। जिसे देख नैना पाउट कर सभी से, आप अभी नानू के लिए क्लैप करो जैसे आयु के टाइम किया था। उद्धरण चिन्ह। नैना की आवाज से सभी होश में आकर तालियां बजाते हुए उन पर फूल भी बरसाते हैं। फिर दोनों वापस अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ अब कन्या धन के लिए नैना के माता पिता को बुलाते हैं।
वही नैना ये सुन हल्की नम आंखों से साथ, पंडित जी नानू के मम्मा डेडा नहीं है, पर नानू का कन्यादान उसके भाई करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सुशांत और समर भी इमोशनल हो जाते हैं, और दोनों आगे आकर नैना का कन्यादान करते हैं। फिर पंडित जी उन्हें फेरों के लिए खड़े होने कहते हैं। तभी समर पंडित जी से पूछता है, पंडित जी फेरों के 7 वचनों में क्या क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। पंडित जी कहते गाओ, हम बताते हैं बेटा। उद्धरण चिन्ह। फिर वो पहला पहला वचन कहते हैं और उसका मतलब बताते हैं। तीर्थव्रतद्यापन यज्ञकर्म मया सह प्रियवयम कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमा कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसी के सतह अयान और नैना का पहला फेरा पूरा होगा है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्वो पित्रो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थात्रय पालना कुर्यात वामांगन्यामिद्दत वदीयम ब्रवीति कन्या वचन तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय मामापि मंत्र ये था वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच पंचमात्र कन्या। इस वचन में कन्या कहती जो कहती है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में, लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन, न मैपमानमन सविधे सखीना द्यूत न वा दुर्व्यस अभंज श्वेत वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन, परस्त्रियम मातुसमा समीक्ष्य स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच सप्त मंत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसी वचन के साथ उनके फेरे पूरे होते हैं, और दोनों अपने अपनी जगह बैठ जाते हैं। फिर अयान नैना को मंगलसूत्र पहनाता है, जिसमें अनका डायमंड पेंडेंट था। नैना वो देख बहुत खुश हो जाती है। फिर पंडित जी अयान को नैना की मांग भरने कहते हैं। अयान अपनी छुटकी में सिंदूर लेता है, और नैना का मांग टीका ऊपर पर उसकी मांग में सिंदूर भरता है, जिससे थोड़ा सिंदूर नैना के नाक पर गिर जाता है। और जैसे ही उसे साफ करने वाला था पंडित जी उसे रोक, बेटा इसे हटाओ मत, ये तो सगुन है। उसका मतलब है पति पत्नी के बीच बहुत प्यार है और दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान तो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, पर नैना उसके हाथ ने बचा सिंदूर अपने नाक पर लगवा लेती है, जिसे देख सभी हंसने लगते हैं। इसी के सतह पंडित जी कहते गई, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, और आप दोनों का विवाहित जीवन बहुत अच्छा हो। उद्धरण चिन्ह। अयान और नैना उनका आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी उन्हें अपने बाकी बड़ों का आशीर्वाद लेने कहते हैं। नैना और अयान जाकर सबसे पहले सूर्य के मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। और तभी सामने के गेट से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, बरखुरदार हमें नहीं मिलवाओगे अपनी बीवी से? उद्धरण चिन्ह। कौन है ये बुजुर्ग व्यक्ति?
चैप्टर 52 अयान के दादाजी। सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। वो बुजुर्ग आदमी अंदर आता है और नैना और अयान से सामने आकर, जवाब दो, बरखुरदार नहीं मिलवाओगे हमें अपनी बीवी से। उद्धरण चिन्ह। अयान उनके सवाल का जवाब देने की जगह उनसे सवाल पूछता है, दादाजी आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। वही अयान के मुंह से दादाजी सुन नैना की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उन्हें अपने आंखें बार बार झपकाते हुए देखने लगती है। ये बुजुर्ग आदमी और कोई नहीं, अयान के दादाजी अविनाश राजपूत है। वो हल्के से गुस्से में, अयान हमें अपने ही घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और तुम शादी कर रहे हो और एक बार मुझे बताने तक का ख्याल नहीं आया तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अयान कुछ कहता उससे पहले ही नैना उसका हाथ खींच बोली, आयु ये आपके दादाजी है, तो हमें इनके भी पैर छूने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अयान के साथ दादाजी के पैर छूती है। दादाजी नैना की बात सुन बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तुमसे मैं बहुत गुस्सा हूँ बिना बताए शादी करने के लिए, पर मेरी बहू इतनी प्यारी, सुंदर और सुशील है, इसलिए मैं तुझे गुस्सा नहीं पर नाराज जरूर हूँ। दादाजी अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ बोले। वही नैना ये सुन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दादाजी की तरफ देख, दादाजी क्या नानू आपको सच में बहुत अच्छा लगी? उद्धरण चिन्ह। दादाजी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर, और भला इतनी प्यार बच्ची किसी पसंद नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। और वो फिर नैना की नजर उतार पैसे सर्वेंट को दे देता है। फिर सभी साथ ने गार्डन एरिया में लंच करते हैं और फिर बारी आती है गृह प्रवेश की। तभी हॉल के एंट्रेंस के पास आते हैं। दादाजी उसे अपने पैर से चावल से भरे कलश को गिराकर अंदर आने कहते हैं, पर हमारी प्यारी भोली भाली नैना कलश को फुटबॉल की तरफ किक कर दूर उछाल देती है, जिसे देख अभी अपना माथा पीट हंस देते हैं। फिर आती है दूसरी रस्म, कुमकुम में पैर कर घर में आना। पर नानू पाउट कर, नानू अकेले मैंने घर गंदे नहीं करेगी। अगर आयु भी नानू के साथ इस रेड वाटर में आएगा तभी नानू भी इसमें पैर रखेगी। उद्धरण चिन्ह। दादाजी उसे समझाते हुए, बहू ये रेड वाटर नहीं कुमकुम है, और इसमें सिर्फ बहू यानी घर की लक्ष्मी की पैर भिगोकर अंदर आती है, जिससे घर में हमेशा खुशहाली रहती है। उद्धरण चिन्ह। पर नैना कहा किसी की सुनती है। आखिर में दोनों एक साथ कुमकुम की थाल में पैर भिगोकर एक साथ सामने बिछाते हुए वाइट कपड़े पर चलते हैं। फिर दादाजी नैना से कहते हैं, बेटा अब तुम अपने रूम में जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कल सुबह हम लोग हमारे कुलदेवी के मंदिर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नैना ठीक कहकर जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, अयान भी उसके पीछे पीछे जाता है। दादाजी दोनों को एक रूम में जाते देख दोनों को रोक, तुम दोनों अभी एक साथ एक रूम में नहीं रह सकते हो। कल सुबह पूजा के बाद ही तुम दोनों एक रूम में रुकोगे, इसलिए बहू तुम अभी के लिए अपने रूम में जाओ। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन नैना मासूमियत के साथ, पर दादाजी नानू और आयु का रूम एक ही है, तो नानू कहाँ जाकर सोएगी? उद्धरण चिन्ह। नैना कह तो दिया, पर ये सुन दादाजी को एक जोरदार झटका मिलता है। ये अपने आंखें बड़ी बड़ी कर, तुम दोनों एक ही घर में एक ही रूम में रहते हो? कितने टाइम से? उद्धरण चिन्ह। दादू हम लोग पीछे 1.5 महीने से एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। है ना आयु? नैना अयान की तरफ देख बोली। अयान बेचारा अब सिर्फ हाँ में सिर हिला सकता था, और दादू कुछ कहते उससे पहले ही अयान नैना को रूम में ले जाकर दूर लॉक कर देता है। दादाजी उन्हें आवाज लगाते रह जाते हैं। मेहमान जा चुके थे, नैना के फ्रेंड्स भी। दादाजी के सवालों के निशाने पर अब सुशांत और समर थे। दादाजी की नजरें खुद पर महसूस कर दोनों की बुलेट ट्रेन की स्पीड से अपने अपने रूम में जाते हैं। तब सिर्फ वहां प्रिंस बचा था। वो अपने कंधे उचकता है और वो दादाजी को उनके रूम तक लेकर जाता है और उन्हें वहां छोड़ खुद अपने रूम में चला जाता है। वही रूम में पहुंचते ही अयान चेंज करने जाता है और उससे पहले वो नैना से कहता है वो उसकी टाई तैयार रखे, उसे एक मीटिंग के लिए जान है। और नैना बेड पर बैठे हुए ही लेट जाती है, पैर बेड से नीचे और बाकी शरीर ऊपर। अयान बाहर आता है। उसने अभी ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो नैना के पास जाकर उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा देता है और सबसे पहले उसके सिर के ऊपर का दुपट्टा निकालता है। अब उसके सामने नैना की दूध की गोरी पीठ थी, जो पूरी साफ दिख रही थी बैकलेस ब्लाउज की वजह से। वो उसका दुपट्टा साइड में सोफा पर फेंक देता है
और अपने होठ नैना की पीठ पर रख उसकी पीठ पर वेट किस करने लगता है। नींद में झूलती नैना को अपनी पीठ कर जाए ही अयान के हाथ महसूस हुए, वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं और अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती हैं। उसकी सांसें और धड़कन दोनों तेज हो जाती है। अयान उसकी पूरी पीठ पर किस कर उसके कंधे और गले तक पहुंच पहले उसके कानों के झुमके निकल उसके ईयरलोब को किस कर हल्के से सब करता है। ये नैना का सॉफ्ट स्पॉट था। अयान के ऐसा करने से उसे गूज़बम्प आ जाते हैं। अयान फिर उसका नेकलेस निकालता है और उसके गले पर किस करता है और नैना को अब ड्रेसिंग टेबल से खड़ा कर अपने सामने करता है। वो इस वक्त सिर्फ लहंगे और ब्लाउज में खड़ी थी। अयान उसका मांग टीका निकलता है और फिर उसके बाल भी खोल देता है और उसके फहद पर सबसे पहले किस करता है, फिर उसके दोनों गालों पर और फिर उसके होठों पर। होठों पर किस करते हुए वो नैना को खुद से बिल्कुल चिपका लेता है, जिससे दोनों के बीच हवा पास होने तक की जगह नहीं थी। उसके होठों पर कुछ देर किस कर वो उसके गले पर आता है, जिसमें अभी उसके नाम का मंगलसूत्र है। वो उसके गले पर किस करते हुए जैसे ही उसके ब्लाउज की पीछे वाली नॉट खोलने वाला था, नैना अपने होश में आकर उसे रोकते हुए, आयु रुक जाए, मीटिंग है ना आपकी, मैं आपको टाई पहना देती हूँ वरन आप लेट हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हो वो उससे थोड़ी दूर होती है और जल्दी जाकर क्लोजेट रूम से टाई लेकर आती गई और अयान को पहना देती है। अयान जैसे ही जाने वाला था, नैना उसे रुकती है और उसके सामने जाकर उसके होठों पर लाइट किस कर, मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। अयान अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल के साथ वहां से निकल जाता है। फिर अयान बाहर आता और देखता है सुशांत और समर भी बिल्कुल तैयार थे। तीनों अपने अपने फेस पर मास्क लगाते हैं और घर से निकल जाते गई। आर्मी ऑफिशियल के ऑफिस में अभी ऑफिशियल मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। एक ऑफिशियल कहता है, एज अब तक क्यों नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। दूसरा ऑफिशियल उसे शांत करवाते हुए, शांत लेफ्टिनेंट जनरल जनरल जा ही रहे होगे, वो टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल है। अभी देखना मेरी 10 तक की काउंटिंग तक वो वहां होगे। और वो दूसरा ऑफिशियल काउंटिंग स्टार्ट करता है और 10 काउंट होते ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। अंदर एक शख्स आता है। उसने अभी ब्लैक सूट पहन हुआ था, चेहरे पर जीरो एक्शन, बिल्कुल हीरो की तरह, या कहे तो यही हीरो है। सही समझे अज और कोई भी अयान सिंह है। वो मिलिट्री में जनरल है। अयान अंदर आते ही अपने सीट पर बैठ जाता है। एक लेफ्टिनेंट उसे निहाल के साथ हुई मीटिंग की पूरी डिटेल्स देता है। अयान ध्यान से पूरी बात सुन उसे कहता है, लेफ्टिनेंट आप मिस्टर निहाल को एक बार फिर मीठी जी के लिए बुलाए, पर इस बार अपने दूसरे पार्टनर के साथ। किसी भी डील से पहले दोनों पार्टनर से मिल ले, बेटर रहेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात से सभी सहमत थे। फिर अयान उनसे कुछ और चीजें डिस्कस करता है। ओरोहिर बाहर स्कीम और सुशांत के पास आता है। उनके पूछने पर उन्हें पूरी बात बताकर, एक बार मिस्टर निहाल का टेस्ट लेना होगा ये देखने के लिए कि वो इंडियन आर्मी से कितने लॉयल है। उद्धरण चिन्ह। हाँ बॉस, दोनों कहते हैं। कैसा लगा है जान कि अयान सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, मिलिट्री में जनरल भी है। और क्या नैना मानेगी आर्मी ऑफिशियल के साथ मीटिंग के लिए। चैप्टर 53 अयान के नाना जी। वही मिलिट्री ऑफिसर के ऑफिस में एक 75 साल का आदमी एक चेयर पर बैठा हुआ था। वो अपनी एज से थोड़े यंग लग रहे थे और उनकी हेल्थ भी अपने एज ग्रुप वाले लोगों से ज्यादा हेल्थी है। अब आर्मी में रहने का थोड़ा तो असर होगा ही। उनके सामने एक 30 साल का आर्मी ऑफिसर खड़ा था। वो सामने बैठे इंसान से, फील्ड मार्शल जनरल अज ने कल होने वाली मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी और वो अभी मीटिंग के लिए आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सामने बैठे फील्ड मार्शल सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अज यानी अयान मिलिट्री वर्क को अपने बाकी काम से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। पर इस बार मीटिंग पोस्टपोन की यानी कोई बड़ा और इम्पोर्टेंट काम होगा। क्यों पोस्टपोन की जानते हो? फील्ड मार्शल उस ऑफिसर से पूछते हैं जो उनका असिस्टेंट भी है। हाँ सर, उनके घर के सर्वेंट ने बताया कि वो कल पूरे दिन घर पर थे और दोपहर में ही उन्होंने शादी कर ली है और शायद इसी वजह से उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन की है। अपने असिस्टेंट की बात सुन वो उससे, जाओ जाकर मेरी कार निकालो, मुझे कहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने मन में, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने केबिन से निकल कार में बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर आराम करते हैं।
1 घंटे बाद उनका ड्राइवर उन्हें आवाज लगाता है, सर अब पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह। फील्ड मार्शल अपनी आंखों खोल कार से बाहर आते हैं और सामने देखते हैं। वहां एक तालाब था और उसके बीच एक सुंदर विला जो कोई और विला नहीं लोट्स विला ही था। अब फील्ड मार्शल यहाँ क्या आए हैं वो तो अंदर बहुत ही पता चलेगा। अयान के कुछ गार्ड्स लेक के पास भी रहते हैं। फील्ड मार्शल को देख उनमें से एक गार्ड उन्हें अपने साथ स्पीड बोट पर बिठाकर विला तक पहुंचता है। अब शाम हो चुकी थी। वो विला के अंदर जाते हैं। उन्हें वहां अयान के दादाजी बैठ चाय की चुस्की लेते हुए दिखते हैं। फील्ड मार्शल उन्हें देख, अविनाश तू यहाँ कैसे? तू तो हरिद्वार गया था ना? उद्धरण चिन्ह। अयान के दादाजी अपने सामने खड़े इंसान को देख हल्के गुस्से के साथ, दीपक तू यहाँ क्या कर रहा है? और मैं अपने घर कभी भी आऊं तुझे क्या? उद्धरण चिन्ह। दीपक भी सेम गुस्से में, हाँ मुझे क्या तुझे जहां जाना है? पर यहाँ अपने नातिन से मिलने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो घर पर नहीं है तो अब जा सकता है। अयान के दादाजी फुल एटीट्यूड के साथ, दीपक जी ये सुन सोफा पर बैठ, तुझने तमीज नहीं है मैं जानता हूँ। जो घर आते मेहमान को ऐसे भागा रहा है। पर मैं आज अपने नातिन और बहू से मिल ही जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अयान के दादाजी उनके सामने आकर, तुझे अयान की शादी के बारे में पहले से पता था? उद्धरण चिन्ह। नहीं अगर पता होता तो मैं अभी यहाँ आया ना होता। अभी कुछ देर पहले ही पता चला। दीपक जी की बात सुन अयान के दादाजी नाचने लगते हैं। ये देख दीपक जी उनका मजाक उड़ाते हुए आराम से, अगर एक आधी हड्डी जगह से हिल गई तो नाचना छोड़ चल भी नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे ज्यादा फिट हूँ और एक्टिव भी। अयान के दादाजी अपने मजाक उड़ाए जाने पर उन्हें चिढ़ाते हुए, चलो गार्डन में दौड़ लगाते हैं। दीपक जी के कहते ही दोनों गार्डन की तरफ जाने लगते हैं। आप दोनों बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? अब दौड़ने की बात कहां से आ गई? दोनों मुड़ पीछे देखते हैं। इस आवाज की तरफ जो और किसी की नहीं आपकी औथ की है। मेरी बात यानी औथ की बात सुन अयान के दादाजी, मैं इस दीपक को दिखाना चाहता हूं कि मैं उससे बहुत ज्यादा फिट हूं। उद्धरण चिन्ह। नहीं हो तुम फिट और बात औथ भी जानती है। एक मिलिट्री मैन से ज्यादा और कोई फिट नहीं होता है। इसलिए वो हमें रोक रही है। कहीं तुम हार कर रोने नहीं लगो। दीपक जी की बात सुन अयान के दादाजी मुझ जैसे प्यारी औथ को घुरने लगते हैं। क्योंकि दीपक जी ने अपनी लास्ट लाइन से मुझे फंसा दिया है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। आप दोनों की बहस में मेरा कचुम्बर बन रहा है। मैं चली अब आप दोनों को सिर्फ वो खड़ूस अयान सिंह राजपूत नहीं संभाल सकता है। मैंने इतना ही कहा था। तभी हॉल में आता अयान बर्फ जैसे ठंडी आवाज में, तुमने मुझे खड़ूस कहा? तुम्हें अपने गार्ड्स के हाथों डेविल किंगडम पहुंचाओ उससे पहले वहां से चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात सुन औथ यहां से जाते हुए, एक बार मेरी प्यारी नैना को उठने दो। फिर तुम्हारी बैंड बाजवाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं यानी औथ उनके बीच से चली जाती है। पर अयान पीछे से कहता है, प्रिंसेस सिर्फ मेरी है। उद्धरण चिन्ह। बैक टू स्टोरी। अयान उन दोनों को देख, दादाजी और नैना जी आप दोनों इस बात क्यों बहस कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अरे मैं आपको बताना भूल गई। दीपक सिंह अयान के नाना जी है। पहले अयान के नाना जी और दादाजी फ्रेंड थे। पर जब से दोनों के बच्चों की शादी हुई दोनों के बीच अजीब सी तकरार शुरू हो गई। दीपक जी उससे हल्के गुस्से में, ये सब छोड़ और तू मुझे जवाब दे। तूने शादी कर ली और अपने नाना जी को बताना भी जरूरी नहीं समझा? मुझे क्या मेरे पर नातिन के पैदा होने का बाद ये बताता? उद्धरण चिन्ह। अयान कहता है, नहीं नाना जी ऐसा कुछ नहीं है। वो बस सब जल्दबाजी में हुआ। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे कोई कुछ और कहता उससे पहले ही एक बहुत ही प्यारी नींद भारी आवाज सुनाई देती है, आयु नानू को बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ बनाने बोल दो ना। उद्धरण चिन्ह। सबकी नजर उस तरफ वहां से नैना आ रही थी। उसे लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन हुआ था। साथ ही उसके माथे पर हल्का सा सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़े की एक एक बंगले, और पैरों में पायल जो उनसे लहंगे के साथ पहनी थी पर फिर इतनी अच्छी लगी कि निकाले ही नहीं। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो अपनी आंखें मसलते हुए नींद में थी। अयान के पास आकर उससे छिपकर गले लगा लेती है। अयान उसके सिर को सहलाकर, प्रिंसेस देखो तुमसे मिलने कौन आया। उद्धरण चिन्ह। नैना उसके चेस्ट पर अपना चेहरा रब करते हुए, कौन आया है आयु? उद्धरण चिन्ह।
नाना जी, अयान के कहते ही नैना उसके सीने से अपना चेहरा दूर पर कंफर्म करती है। फिर सीधी खड़ी हो जाती है। अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वो नाना जी को देखती है। और फिर खुद को। उसके आगे कोई कुछ समझता उससे पहले नैना अयान के पीछे जाकर चुप जाती है। जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए अयान के दादाजी उसके नाना जी को टॉन्ट मरते हैं, देख तुझे देखती ही मेरी प्यारी बच्ची डरकर चुप गई। मुझे देख तो उसमें पैर छुए थे। और तुझसे डर गई। उद्धरण चिन्ह। वही अयान उन दोनों को इग्नोर कर नैना की तरफ मुड़ उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिंसेस, ऐसे मेरे पीछे आकर क्यों चुप गई? उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी तरफ इशारा कर, आयु नानू ऐसे शॉर्ट और टी शर्ट में नाना जी के सामने कैसे जा सकती है? वो नानू के बारे में ये सोचेंगे कि नानू बैड गर्ल है जो अपने ससुराल में ऐसी छोटे कपड़े पहनती है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर, नहीं बच्चा नाना जी ऐसा नहीं सोचेंगे। और तुम्हें दिमाग में ये ख्याल पक्का कोई सीरियल देख ही आया होगा। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सर हिलाकर बड़े ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ, हाँ वो सीरियल है न कहानी साक्षी की। उसमें साक्षी जब पार्टी में जाने के लिए एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो उसकी सास उसे बहुत चिल्लाती है और पनिशमेंट की रूम में वो उसे बहुत सारे कपड़े पहनाती, जिसकी वजह से साक्षी का दम घुटता है और वो बेहोश हो जाता है। इसलिए नानू नहीं चाहती कि उसे भी ऐसे पनिशमेंट मिले, इसलिए वो जल्दी से चुप गई। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सभी को सुनाई दे रही थी। नाना जी अपनी बेहद नर्म आवाज के साथ नैना से, बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सामने आओ। उद्धरण चिन्ह। उनकी नर्म आवाज सुन नैना अयान का हाथ पकड़े सामने आती है। नाना जी उसे देखते हैं और वो उन्हें बहुत ही प्यारी लगती है। वो उसके पास आकर उसके सिर पर जाती रख, बेटा तुम्हें हमसे शर्माने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अयान की तरफ मुड़, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। नैना अब अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। वो नाना जी के पास जाकर उनके बालों को टच करते हुए, नानू आपके बाल तो बिल्कुल दादू जैसे है, वाइट वाइट। उद्धरण चिन्ह। नाना जी नैना के मुंह से नानू सुन खुश हो जाते हैं। अयान उसे कहता है, प्रिंसेस अब चल रूम में फ्रेश हो जाओ। मैं शेफ को तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स बनाने कह देता हूँ। नैना नाना जी का हाथ पकड़, नानू आप वही दादू के पास बैठो, नानू यू गई और यू आई। आप कहीं मत जाना। और वो फुल स्पीड में वहां से निकल जाती हैं। उसके जाने के साथ नाना जी के आसपास से वो नर्म और दूर चला जाता है। और वो अयान से अपनी तड़क आवाज में, तुम इस बच्ची से कब मिले? उद्धरण चिन्ह। अयान समर को इशारा करता है। और खुद रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसे ऐसे जाते देख नाना जी पीछे से चिल्लाते हैं, रुको मुझे जवान दो। उद्धरण चिन्ह। सुशांत और समर दोनों आकर नाना जी के पैर छूते हैं। और फिर उन्हें सब बताते। नैना के बारे में जान उन्हें भी थोड़ा दुख होता है। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो नीलेश ओबरॉय की बेटी है, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। क्योंकि नैना के दादाजी अखिलेश ओबरॉय भी उनके फ्रेंड है। या कहे तो थे। अचानक से नैना की फैमिली लंदन में शिफ्ट हो गई जिससे उनका कांटेक्ट टूट गया। पर उसके दादाजी की डेथ से पहले दोनों में से एक हर साल उनसे मिलने लंदन जरूर आते हैं। तब नैना सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए उसे किसी का भी चेहरा याद नहीं। पर वो नैना को अब पहचान गए। वो बहुत खुश थे कि उनके दोस्त की आखिरी निशानी उसकी पोती अब उनके पास है। वही कुछ देर बाद नैना नीचे आती है। अभी उसने बहुत सारी मेहनत कर एक फुल्ली कवर्ड ड्रेस निकाला जो था लूज प्लाजो और कुर्ती जो फुल हैंड की है। उनसे अब मांग में सिंदूर भरा हुआ था। और हाथों में पूरा चूड़ा पहना हुआ था। वो सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ एक अलग ग्लो था उसके चेहरे पर। सभी सतत में बैठ नैना के फेवरेट स्नैक यानी वड़ा पाव, सैंडविच और कुछ और स्नैक्स खा रहे थे। फिर उसके बाद नैना दादाजी और नाना जी के पास बैठ बहुत सारी बातें करने लगती है। जैसे उसके बचपन के किस्से, शौर्य और स्नोफी की शादी, कॉलेज के फ्रेंड्स। जिसमें रात हो जाती है। दिनकर वो सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। वही अयान जैसे ही नैना के साथ रूम में पहुंचा वो उसे दीवार से लगाकर किस करने लगता है। नैना उसके अचानक से लिए वार की वजह से हैरान रह जाती है। जब नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, अयान उसके होठों को छोड़, वाइफी तुम्हें याद है ना आज हमारी फर्स्ट नाइट है। सो लेट्स सेलिब्रेट आईटी स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह।
ये सुन नैना के गाल शर्म के लाल और गर्म हो जाते हैं। क्या आज दोनों का रिश्ता लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगा? चैप्टर 54 पहली रसोई। अयान की बात सुन नैना का चेहरा लाल हो चुका था। अयान अब उसे ले जाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए नैना के गुलाबी होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया और तब वह उसे डीप और पैसिनेट फ्रेंच किस करने लगा। लगभग 10 मिनट की लॉन्ग डीप किस की वजह से नैना की अब सांस फूलने लगी थी। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है ये देखकर अयान ने उसके गाल पर किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह उसकी नेक पर, फिर उसके कॉलर बोन पर बेतहाशा चूमने लगा। फिर वो नैना को पलट उसके कुर्ती की जीप खोल उसकी बैक पर किस करने लगता है। उसकी पूरी बैक पर किस कर वो उसकी कुर्ती निकाल फेंक देता है रूम के एक कोने में। फिर वो नैना वो टर्न करता है। उसके सामने नैना की परफेक्ट फिगर वाली बॉडी अब बिल्कुल हाफ नेक्ड हो चुकी थी। उसकी पतली कमर जैसे कि उसे किसी हीरे की तरह तराशा गया हो। उसकी स्किन एकदम दूध जैसी गोरी और मखमल जैसी मुलायम है। अयान उसके गले पर किस करते हुए क्लीवेज तक पहुंचता है। फिर वो अपना सिर हल्का सा उठाकर उसके बेली बटन तक लेकर जाता है और उसके बेली बटन के आसपास किस करते हुए वहां लिक भी करता है, जिससे नैना के हाथों की मुट्ठियां बेडशीट पर कस जाती है। जब नैना की सहन नहीं होता है, वो अयान से, आयु आप नानू को बहुत तंग कर रहे हैं। नानू भी आपको तंग करेंगी, रुको। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान उसके चेहरे के पास आकर उसकी नाक से अपनी नाक रब कर, कैसे करोगी मुझे तंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना एक झटके में अयान को अपने नीचे कर, अब नानू आपको बताएगी वो क्या क्या कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो उसका टी शर्ट निकाल बेड के एक कोने में फेंक देती है और वो फेवरेट स्पॉट यानी अयान के बिस्किट्स पर हमला करती देती है। यानी वो अयान के एब्स पर किस करने लगती है। अयान नैना का छोटा सा टॉर्चर सह नहीं पाता, क्योंकि वो जैसे जैसे नैना के मुलायम होठ अपने एब्स पर फील कर रहा था, उसे अपनी बॉडी में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वो नैना को पकड़ एक बार फिर अपने नीचे कर देता है, पर नैना की बार अपने बेली बटन को बचाने के लिए वो अयान की तरफ अपनी पीठ कर देती है। अयान के देख उसके बैक पर ही एक बार फिर किस करने लगता है, पर इस बार वो जैसे ही उसके इनरवेयर के हुक खोलने वाला था नैना उसे रोक देती है और उसकी तरफ चेहरा पर अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए, आयु अभी नहीं प्लीज। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान एक पल के लिए नैना की आंखों में देखता है और फिर उसके ऊपर से उठ अपना टी शर्ट बेड के कोने से उठाकर नैना को पहनाता है। ये देख नैना को लगता है वो उससे गुस्सा हो गया है, तो वो अपने कानों को पकड़ सेड पाउट के साथ, सॉरी गुस्सा नानू से गुस्सा मत हो, नानू कभी आपको नहीं रोकेगी अब। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन एक सांस छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम, तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना कुछ नहीं कहती है। अयान आगे कहता है, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम एक प्योर फीलिंग होती है और वो स्पेशल तब होता है जब दोनों इसके लिए तैयार हो। समझी, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी मंदिर जान है हमें। और वो उसके फोरहेड पर किस कर फिर उठ डायरेक्ट वॉशरूम में चला जाता है। नैना की आंखों में नींद भरी हुई थी, पर वो सोना नहीं चाहती थी इसलिए बैठी रहती है। अयान वॉशरूम में जाकर एक कोल्ड शावर लेता है और फिर सिर्फ लोअर पहन बाहर आता है। उसे लगा था नैना सो चुकी होगी, पर नहीं, नैना नींद में झूलते हुए भी जाग रही थी। वो उसके पास जाकर, प्रिंसेस तुम्हें सोने कहाँ था ना। उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी आंखें मसलते हुए, पर नानू को सिर्फ आपके साथ सोना है, अकेले नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान बेड के ऊपर आकर सारी लाइट्स बंद कर नैना को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है, पर नैना थोड़ी थोड़ी खींच लास्ट में पूरी उसके ऊपर ही सो जाती है। अगली सुबह 4 बजे ही अयान उठ शावर लेकर कुर्ता और धोती पहनता है और फिर नैना को नहाने भेजता है। नैना नींद में ही शावर लेने जाती है और फिर बाहर आती है। उसने अभी ब्लाउज पहना हुआ था जो रेड कलर का पतली स्ट्रैप वाला पीछे से बैकलेस था और साथ ही उसने जैसे तैसे अपनी शरीर पर साड़ी गोल गोल लपेटी हुई थी। अयान ये देख अपना माथा पीट लेता है और फिर उसे अपने सामने खड़ा कर पूरी साड़ी निकाल उसे अच्छे से साड़ी पहनता है जो उसने फ्रेशर्स पार्टी के लिए सीखी थी। साड़ी पहनाते हुए उसकी उंगलियां नैना की कमर को टच हो रही थी, जिसकी वजह से नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। उसे साड़ी पहनाने के बाद वो उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाता है और सबसे पहले उसे चूड़ा पहनाता है।
फिर एक सिंपल गोल्ड नेकलेस, क्योंकि नैना ने रेड साड़ी पहनी थी जिस पर गोल्ड ज्वेलरी ही अच्छी लगने वाली थी। फिर उसे इयररिंग पहनाता है। और फिर एक बिंदी लगाता है। फिर उसे देख, अब तैयार हो चुकी हो तुम, चलो नीचे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना उसका हाथ पकड़ उसे रोक, नहीं आयु कुछ तो इनकम्प्लीट है। उद्धरण चिन्ह। क्या प्रिंसेस? अयान के पूछते ही नैना अपने दिमाग पर जोर देती है। और कुछ सेकंड्स में ही उसे पता चल जाता है। और अयान से, आयु सिंदूर। उद्धरण चिन्ह। अयान ड्रेसिंग टेबल पर देखता है। वहां सिंदूर नहीं था। ये देख अयान उससे, प्रिंसेस सिंदूर नहीं है। मैं किसी को पाने कह दूंगा, बाद में लगा लेना, ओके। उद्धरण चिन्ह। पर नैना जिद करने लगती है। अयान हार मान, ओके ओके मेरे पास एक सॉल्यूशन है। उद्धरण चिन्ह। वो नैना की रेड लिपस्टिक लेकर उसे उसकी मांग में लगाकर, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। और उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ नीचे आते हैं। जहां दादाजी, नाना जी, प्रिंस, सुशांत और समर सभी तैयार बैठे थे, नीचे उनका वेट करते हुए सोफा पर बैठे हुए थे। उन दोनों को आते देख सबके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मेड फॉर ईच अदर कपल। उद्धरण चिन्ह। नैना नीचे आते ही दादाजी और नाना जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। दादाजी और नाना जी एक साथ उससे, बच्चा तुम्हें हमारे पैर छूने की जरूरत नहीं है। तुम बहू नहीं, हमारे लिए पोती नातिन हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना बहुत खुश हो जाती है। सभी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर एक पहाड़ पर था, जिसके लिए सीढ़ियों से चढ़ ऊपर जाना था। वो सभी ऊपर पहुंच जाते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें थके दादाजी और प्रिंस ही थे। मंदिर पहुंच पहले वहां आरती करते हैं। और फिर मंदिर की परिक्रमा कर पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर वो मंदिर से निकल जाते हैं। घर पहुंच दादाजी नैना से पूछते हैं, बेटा तुम्हें कुछ बनाना आता है? आज तुम्हारी पहली रसोई होगी न, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। दादू नानू को बहुत सारा खाना बनाना आता है। नैना एक्साइटेड होकर। पर नाना जी कहते हैं, बेटा तुम सिर्फ मीठा कुछ बना दो। नैना हाँ में सिर हिलाती है। और किचन की तरफ बढ़ जाती है। और वहां जाकर मीठे में वो गाजर का हलवा बनाती है। क्योंकि जल्दी उसके कॉलेज का टाइम होने वाला था। वो सर्वेंट को ब्रेकफास्ट सर्व करने कहती है। सभी के साथ ब्रेकफास्ट करती है। सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है। दादाजी गिफ्ट में उसे अयान के मम्मी का एक नेकलेस देते हैं। वही नैना जी नैना को अपनी बेटी के कंगन। सुशांत उसे एक मीडियम साइज का टेडी बियर। वही समर उसे देता है एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें बहुत सारी क्यूट क्यूट चीजें थे। वही प्रिंस उसे एक हैंडमेड कार्ड देता है। फिर वो अयान की तरफ देखती है। अयान उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट लाए हैं। पहला ये। उद्धरण चिन्ह। और वो सर्वेंट्स को कुछ इशारा करता है, जिसे देख वो सर्वेंट एक बॉक्स लेकर आता है। अयान वो बॉक्स नैना की तरफ बढ़ता है। जिसे नैना तुरंत ही ओपन कर देती है। उसमें एक बहुत ही सुंदर पायल थी। नैना वो देख बहुत खुश हो जाती है। वो उससे अपना दूसरा गिफ्ट मांगती है, जिस पर अयान कहता है वो बाद में कॉलेज से वापस आने के बाद। नैना फिर अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है। और फिर वो सिंदूर नहीं लगती पर मंगलसूत्र पहन ही जाती है। क्योंकि वो एक पेंडेंट जैसे ही दिख रहा था। और सिंदूर भी लगाती है। अयान के लाख मना करने के बाद। पर उसे लगाया था जिसे किसी को दिखे ना। अयान उसे कॉलेज ड्रॉप करता है। नैना उसके होठ पर बेबी किस कर बाय कहकर कॉलेज में जाती है। और वो कॉलेज में जाती है, अंदर जाते ही अचानक से उसके ऊपर फूल बरसते हैं। और उसके सामने एक लड़की आती है। जिसने अभी एक कुर्ती पहनी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो अपने घुटने पर बैठ रोज का बुके नैना की तरफ कर कहना शुरू करती है, तुम्हें देख नहीं कह पाऊंगी इसलिए आंखें बंद कर कह रही हूँ। आई रियली लव यू, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। उद्धरण चिन्ह। जब कुछ देर उस लड़की को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अपनी आंखें खोलती है और अपनी सामने नैना को खड़ी देख शॉक्ड रह जाती है। चैप्टर 55 फर्स्ट नाइट गिफ्ट। आगे जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जहां कॉलेज में वही लड़की जिसका नाम मनीषा है। वो कुछ लोगों से किसी चीज की तैयारी। तभी उसकी एक फ्रेंड उसके पास आकर, मनीषा तुझे ये अजीब नहीं लगेगा तू मयंक सिर को सामने से प्रपोज करेगी? उद्धरण चिन्ह। रिलैक्स गाइस, मैं प्रपोज करूँ तो क्या प्रॉब्लम है? प्यार मुझे हुआ है तो प्रपोज में ही करूंगी। मनीषा बड़े ही कूल अंदाज में बोली।
ये सुन उसकी दूसरी फ्रेंड, और अगर मयंक सर ने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो? उद्धरण चिन्ह। मनीषा उसके कंधे पर हाथ रख, देख ऐसा कुछ होगा तो नहीं? और अगर हुआ तो भी क्या हुआ? एक बार तो एग्जाम भी नहीं होता है, ये तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। एक बार में हो जरूरी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। अब उसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता था। तभी मनसेहा का एक दोस्त जो गाते में बाहर मयंक के आने का वेट कर रहा था, उसे आते देख वो जल्दी आकर मनीषा से, मनीषा मयंक सर आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मनीषा ये सुन सभी से, तुम सभी सारी तैयारी करो, यू के आते ही उस पर फ्लावर की रैन करना और फिर मेरी एंट्री। उद्धरण चिन्ह। सभी ओके कहते हैं। और फिर जैस्तीन ही मयंक एंट्री लेता, पर तभी उसे किसी का कॉल आता है, वो रुक जाता है और एंट्री हो जाती है नैना को। फ्लैशबैक एंड्स। वही मनीषा अपनी बात कहकर अब मयंक के रिप्लाई का वेट कर रही थी, पर कुछ भी न सुन वो अपने आंखें खोलती है और अपने सामने नैना को खड़ी देख वो जल्दी से उठ उससे पूछती है, तुम कौन है और यहाँ कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना उसे घूर, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, तो यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। मनीषा उससे कुछ कहती, पर पहले ही उसकी नज़र मयंक पर जाती है, जो अभी रोहन के साथ अंदर जा रहा था। वो एक नज़र उनकी तरफ देखता है और सीधा निकल जाता है। ये देख मनीषा अपना सिर पकड़ लेती है और नैना को देख, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। उद्धरण चिन्ह। और वो वहां से चली जाती है। नैना कंफ्यूज हो जाती है, पर अपना सिर झटक अपनी क्लास को तरफ जाती है और क्लास में पहुंच वो देखती है वहां सिर्फ सोना और अंशी बैठे हुए थे, अंशुल नहीं था वहां। वो उनके पास बैठ, अंशुल नहीं आया आज स्कूल? उद्धरण चिन्ह। नहीं डॉल, वो आया है पर उसकी क्लास आज अलग है, अंशी बोली। नैना कहती है, ओह। उद्धरण चिन्ह। पर तभी सोना एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ, डॉल कल रात तुम्हारे और असर के बीच क्या क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना एक्साइटमेंट के साथ, वो कल रात रूम में पहुंचते ही उसने इतना ही कहा था, अंशी जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख उसका मुंह बंद करते हुए, डॉल ऐसी बातें किसी को नहीं बताते, ये हस्बैंड वाइफ की सीक्रेट बातें होती है, किसी को नहीं बताते। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन अपने होठों पर उंगली रख देती है, पर सोना कहा शांत रहती वो एक बार फिर बोली, वैसे असर ने तुम्हें फर्स्ट नाइट के गिफ्ट में क्या दिया? उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना अपना बड़ा सा मुंह खोल, वॉट फर्स्ट नाइट पर गिफ्ट भी मिलता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ डॉल, तुम्हें नहीं दिया क्या जीजू ने? सोना हैरान होकर। नैना ये सुन सिर्फ न में सिर हिलाती है और मन ही मन अयान से गुस्सा हो जाती है। प्रोफेसर आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। इसी में पूरा दिन निकल जाता है। नैना कॉलेज से बाहर आती है और देखती है अयान उसे लेने आया था। वो जाकर कार में बैठ जाती है, पर अयान की तरफ एक बार तक नहीं देखती। अयान को कुछ गड़बड़ फील होती है और 2 से 3 पर नैना से बात करने की कोशिश करता है, पर सब वेस्ट। नैना तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, न कुछ बोल रही थी। पर आखिर में अयान नैना को खींच अपने गोद में बिठाकर, क्या हुआ है प्रिंसेस, बताओ तो सही? उद्धरण चिन्ह। इस बार फाइनली अपना मुंह खोलती है और बोली, आयु आपने नानू को फर्स्ट नाइट गिफ्ट ही नहीं दिया, इसलिए गुस्सा हूं मैं आपसे। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन उससे, प्रिंसेस मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रेडी किया है, घर चलो दिखातू हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना बहुत खुश हो जाती है। घर पहुंचते ही वो अयान के साथ घर से 3rd फ्लोर पर आती है। 3rd फ्लोर पर ही थिएटर, वीडियो गेम एरिया और एक लाइब्रेरी थी। उसके साथ ही वहां बड़ा हॉल था। अयान ने उस हॉल की रिकंस्ट्रक्ट करवाया और वहां बनाए 4 रूम को बनवाए, जिसमें से एक था पेंटिंग रूम। वहां पर नैना की अब तक की सारी पेंटिंग्स थी जो उसके आज तक बनाई थी फ्री टाइम में अपने, वो सभी छाती और वॉल पर लगाई हुई थी। इसके साथ ही वहां हर टाइप के कैनवास, पेंट कलर, वुडन स्टैंड, पेपर शीट, क्राफ्टिंग पेपर और भी वो चीजें जो एक पेंटर और आर्ट एंड क्राफ्टर के रूम में होना चाहिए। नैना जैसे ही ये रूम और सारी चीजें देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। नैना ये देख अयान के गाल पर किस कर देती है। फिर वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ते हैं जिसका डोर उसी रूम में ही था। दूसरा रूम वो डांस के था। वहां पर स्पीकर्स और हर टाइप की लाइट्स लगी हुई थी और एक बड़ी एलईडी स्क्रीन भी, और साथ ही शूट करने के लिए वो प्लेस बिल्कुल परफेक्ट थी। ये उसने नैना के डांस के पैशन को फ्रेशर्स पार्टी में देख तैयार किया था।
मैंने ये रूम देख भी अयान के दूसरे गाल पर किस करती है। फिर वो तीसरे रूम में जाते हैं। और वो रूम था म्यूजिक रूम, जहां बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। साथ ही वहां रिकॉर्डिंग करने के मशीन डिवाइस वगैरह सब थे। वहां सॉन्ग करने से लेकर कंपोज करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, वो अभी वहां मौजूद थी। अयान ने ये रूम मॉल वाले इंसिडेंट को ध्यान रख बनवाया था। फिर लास्ट रूम था नैना के लिए रिलैक्सिंग रूम। पर उससे पहले ये तो जान लेते हैं, नैना ने किस बार अयान को कहाँ किस की। तो इस बार नैना ने अयान के नोज पर किस किया था। वो लास्ट रूम आते हैं। वहां की चारों तरफ की दीवार वाइट थी। और बीच में मोटी सी मैट्रेस थी, जो बेड पर होती है बिल्कुल वैसे। और साथ ही एक दीवार पर प्रोजेक्टर स्क्रीन थी मूवी देखने के लिए। नैना ये देख पाउट कर, आयु ये रूम तो बहुत डल है। नानू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आयन उससे, पर प्रिंसेस ये तो मैजिकल 3D रूम है। उद्धरण चिन्ह। वॉट मैजिकल। नैना हैरानी में। अयान हाँ में सिर हिलाकर एक रिमोट जैसे डिवाइस को अपने हाथ में लेकर नैना से, अब देखना मैजिक। उद्धरण चिन्ह। और वो रिमोट पर एक बटन प्रेस करता है। और अगले की सेकंड वो रूम यूनिवर्स में कन्वर्ट हो चुका था। वो दिखने में बिल्कुल रियल लग रहा था। नैना जैसे ही नीचे जमीन की तरफ देखती है, वहां उसे देख ऐसा लगता है वो सच में यूनिवर्स में हो, और नीचे की तारा देख उसे लगता है वो गिर सकती है। और जल्दी से वो अयान का हाथ पकड़ लेती है। अयान वापस रूम को नॉर्मल करता है। नैना ताली बजाते हुए उछलती है। और अयान से, अयान दिस इज बेस्ट, यू आर बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। और इस बार वो उसके होठों पर अपने होठ रख देती है खुशी के मारे। अयान भी उसे किस बैक करने लगता है। पर इस बार उनके रोमांस के बीच नैना की भूख जाती है। उसके पेट से जोर की आवाज आती है, जिससे नैना अपने पेट पर हाथ फेर, नानू को भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसका हाथ पकड़ उसे डाइनिंग एरिया में लेकर जाता है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अयान ने नैना को जो गिफ्ट दिया है उसमें सिर्फ नैना ही एंटर कर सकती है, और कोई नहीं। अयान के ऑर्डर या खौफ की वजह से नहीं, पर अयान के सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से। उस रूम के दरवाजे सिर्फ नैना के फिंगरप्रिंट, आई स्कैन और हार्ट बीट स्कैन से ही खुलता है। वो भी एक एक दरवाजा नहीं, सारे दरवाजे। लंच के लिए सिर्फ अयान और नैना की थे घर पर। नाना जी आर्मी बसे गेट हुए थे। दादाजी अपने फ्रेंड्स से मिलने। समर और सुशांत ऑफिस में ही थे। पर वही अब प्रिंस वापस जा चुका था। दोनों का लंच हो जाता है। जैसे ही अब जाने वाला था तभी नैना की नज़र कालू पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर अपने कमर पर हाथ रख उसका राष्ट्र रोक उसे, कालू तुमने अब तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। बस शादी में आए खाए पिए ऐसा थोड़ी चलता है। तुम्हें मुझे गिफ्ट भी देना होगा। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात सुन अयान दोनों की बहस देखने हो रुक जाता है। उसे भी दोनों की बहस देखने में बड़ा मजा आता है। वही कालू नैना की बात सुन दहाड़ते हुए उससे, शर्म करो मेरी लेडी बॉस हो तुम और मुझसे गिफ्ट मांग रही हो, जबकि तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पर नैना अपनी जिद पर अड़, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम क्या दोगे मुझे गिफ्ट में। मुझे नहीं पता, चलो जल्दी से गिफ्ट निकालो। उद्धरण चिन्ह। अयान उनकी बहस आगे भी सुनना चाहता था, पर ऑफिस से कॉल आने पर वो वहां से निकल जाता है। और उसके जाते ही नैना को भी निहाल का कॉल आता है, जिसे देख वो कालू से, अभी के लिए छोड़ रही हूँ पर शाम को मेरा गिफ्ट तैयार रहना चाहिए। फिर वो अपने रूम में पहुंच निहाल से बात कर अपने ऑफिस निकल जाती है। उसे जल्दी से अब पैसे जमा करने थे। ऑक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी थी दोनों ओबरॉय विला की। ऑक्शन में सिर्फ घर नहीं, नैना के डैड और दादाजी का कार कलेक्शन, उसके मॉम और दादी की ज्वेलरी भी थी। वो ऑफिस पहुंच और कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जिससे उसे पैसे ऑक्शन से पहले ही मिल जाते। पूरा दिन ऑफिस में काम कर वो शाम 5 बजे घर आती है। और नीचे हॉल में जाती है। और वहां नाना जी और दादाजी बैठ किसी बात पर बहस कर रहे थे। नैना उनके पास जाकर उन दोनों को शांत करवाकर, आप दोनों इतने बड़े होकर भी नानू से ज्यादा लड़ते हुए, इतना तो नानू कालू से भी नहीं लड़ती है। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात सुन दोनों का मुंह बन जाता है क्यूटली, जिसे देख नैना उसका मूड सही करने के लिए उनसे कहती है, नाना जी और दादू हम कैरम खेलते हैं और जो जीतेगा मैं आज रात डिनर में उसकी फेवरेट डिश बनाऊंगी, कैसा रहेगा।
वैसे सुबह कॉलेज की वजह से सिर्फ मीठा बना पाए, पर अब जो जीतेगा उसकी पसंद का पूरा डिनर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन दोनों राजी हो जाते हैं, और नैना एक सर्वेंट को कैरम बोर्ड आने कहती है। कैरम बोर्ड जब तक आ रहा था, तब तक माना जी मन में एक सवाल आता है और वो नैना से पूछते हैं, बेटा तुम इसे दादाजी की तरफ इशारा कर दादू कहती है, और मुझे नाना जी ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। इसोद नैना के कुछ कहने से पहले दादाजी उन्हें चिढ़ाते हुए, क्योंकि वो मुझे तुमसे ज्यादा पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना जी सेड हो जाते हैं, पर नैना ये देख जल्दी से, नहीं नाना जी ऐसा नहीं है। नानू दोनों को इक्वली पसंद करती है। पर क्यों है ना, नानू खुद नानू बुलाती है, और अब आपको भी बुलाएगी तो ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा ना। नैना की बात सुन नैना जी उसके सिर पर हाथ फेर प्यार से, नहीं बचा ऐसा नहीं है। तुम मुझे भी नानू बोलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना उनसे स्माइल के सतह, ओके अब से नानू आपको नानू की कहेगी। उद्धरण चिन्ह। और सर्वेंट्स ने तब तक कैरम बोर्ड सेट कर दिया था, और उसके पास 3 चेयर भी रख दी थी। नैना भी उनके सतह खेलने वाली थी।